हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल मनमा मांगा ऑडियो पर। नो लॉन्ग टॉक्स, सीधा कहानी पे आते हैं। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। कहानी शुरू होती है और बंदा डर जाता है जब उस छोटी प्रिंसेस ने उसे अचानक पुकारा। उसका नाम लैनुएल है और अभी इसी वक्त उसका मन कर रहा है कि इसका मुंह तोड़ दे। ये वही लड़की है जिसने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन ये मुसीबत फुल हाइप में है, पर्दा खींचकर खोल रही है और उस किंगडम के बारे में बकवास की जा रही है जहां ये अब फंस गया है। और वो सीधा सीधा उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और भले ही अपना हीरो उसे जान से मारना चाहता है, दिल ही दिल में ये कमीना उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ना चाहता है। अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि वो अभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसने उस पर चिल्ला दिया कि अपने चेहरे से वो मुस्कुराहट हटा दे, जिससे वो थोड़ी ऑकवर्ड और शर्मिंदा हो गई। वो किसी को किडनैप करने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश थी। प्रिंसेस को समझ नहीं आया कि ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है और उसने धीरे से एक बेकार सी माफी मांगी। तभी अचानक एक सोल्जर घुस आया और बोला, राजा नए समंड बंदे से मिलना चाहते हैं। लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट बोला, अगर राजा मुझसे मिलना चाहता है तो वो अपनी तशरीफ घसीट कर यहाँ लाए, क्योंकि मैं यहीं बैठा उसका इंतजार करूंगा। भाई का एटीट्यूड चेक करो, आते ही राजा को चैलेंज कर दिया। इसको बोलते हैं असली सिग्मा मेल। पलक झपकते ही जगह वॉर्प हो गई और एक औरत ठीक उसके पीछे आ गई, ये बोलते हुए कि उसे थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। वो अभी भी ट्रक वाली बात प्रोसेस ही कर रहा था कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एज एन इंस्ट्रक्टर, जो यहाँ उसे गाइड करने आई है, क्योंकि उसे पर्सनालिटी स्कोर में बड़ा सा एफ मिला है। सच तो ये है कि ये प्रोटैगनिस्ट पहले भी एक बार समन हो चुका है अकेले। उसने पूरा किंगडम अकेले पार किया, अनगिनत मॉन्स्टर्स को काट डाला, डीमन किंग का दरवाजा उड़ा दिया और उसके आमने सामने खड़ा हो गया। उनके लड़ने से पहले ही उसने डीमन किंग का मजाक उड़ाया, ये बोलते हुए कि वो बेवकूफ था जो उसने इतने लोगों को उस पर हमला करने भेजा। उसने पहले ही डीमन के सारे साथियों को खत्म कर दिया था और अब वो उस एक्स्ट्रा एक्सपी के साथ पहले से ज्यादा ताकतवर था। डीमन किंग गुस्सा हो गया और उनकी तरफ दौड़ा। बूम! कमरे में धमाका हुआ और वो कचरा आसानी से फोल्ड हो गया। फिर डीमन किंग ने पूछा कि क्या ये सारा गुस्सा और ताकत अपने दोस्तों को खोने की वजह से है। प्रोटैगनिस्ट बस बोला, नहीं, ये ताकत बस ट्रेनिंग से आई है, मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। डीमन को ये अजीब लगा और फिर वो मर गया। डीमन किंग बेचारा कंफ्यूज होकर ही मर गया। भाई ने क्लियर बोल दिया, दोस्ती यारी गई तेल लेने, अपन को बस पावर मांगता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो गया कि रुको, क्या सच में ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। वो सेलिब्रेट करने लगा कि आखिरकार इस फैंटेसी दुनिया से बाहर निकल रहा है, जब अचानक पर्पल ऑरा में लिपटी एक लड़की आ गई। उसने उसकी तारीफ की, कहा कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसने बहुत कुछ सीखा, आखिरकार उसने दुनिया को बचा लिया और अब वो उसका स्कोर चेक करने वाले हैं। कॉम्बैट पावर एस, पर्सनैलिटी एफ। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को मार डाला जो बिल्कुल नॉर्मल थे। वो स्वर्ड प्रिंसेस जायंट थाइज वाली डेड, वो खूबसूरत एल्फ क्वीन डेड, यहां तक कि वो समझदार हीलर लड़की भी डेड। उसने एक भी औरत को नहीं छोड़ा। सच तो ये है, उसने सबको इसीलिए मारा क्योंकि वो उसे स्लो कर रहे थे। उसने ये भी कहा कि स्वॉर्ड क्वीन डिजर्व करती थी, क्योंकि उसने गलती से उसे नंगा देख लिया था और वो उसे इस बात पर मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन स्पिरिट ने बस कहा कि वो फेल हो गया है और चली गई। वो पोर्टल के जरिए गायब हो गया, सिर्फ आइटम्स पीछे छूट गए और इस तरह वो वापस डे 1 पर रीसमन हो गया। अब हम वापस उस थिक थाई डायरेक्टर लेडी के साथ हैं, जो कहती है कि वो यहाँ ये इंश्योर करने आई है कि वो इस लाइफ में वैसा ही स्क्रू अप ना करे। वो गायब हो गई ये चेतावनी देते हुए कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी, जबकि वो चिल्ला रहा था, ये पर्सनैलिटी सुधारने का क्या नाटक है। लो, कर लो बात, सारी मेहनत पानी में। लेवल 100 से सीधा लेवल 1 पे पटक दिया भाई को। प्रिंसेस वहां खड़ी नाटक कर रही है कि उसे उसकी चिंता है, पर वो अच्छी तरह जानता है कि ये सब कुछ भी ठीक नहीं करने वाला। जो भी ये ग्रुप है जो उसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, उनके पास इतनी ताकत है कि उसे वापस पास्ट में भेज सकें। तो अभी के लिए उसे थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्रिंसेस के खिलाफ उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया जब उसे एहसास हुआ कि इस लड़की के पास भी कोई असली ताकत नहीं है। उसकी एकमात्र ताकत उसकी टांगों के बीच है और वो स्फीयर का बड़ा आदमी जो वो कैरी करती है। राजा से मिलने जाते हुए वो पहले ही स्कीम बना रहा है कि कैसे वो ढेर सारी चीजें डिमांड करेगा, क्योंकि इस बार वो सच में अकेला इंसान है जो उनकी दुनिया बचा सकता है और वो ये जानता है। लेकिन अजीब बात है, आगे चल रहा नाइट उसके ख्याल सुन लेता है और उसे अपनी जबान संभालने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट को परवाह नहीं, वो उसे कहता है कि अगर गुस्सा है तो मुक्का मार के दिखा। अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और एक बंदा सामने आता है और सच में मुक्का मार देता है। प्रिंसेस चिल्लाती है सर एलेक्स को संभल कर रहने के लिए, जबकि वो बंदा बस मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो, वो इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है डैडी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को अच्छी तरह पता है कि ये लोग कैसे हैं। उन्होंने पिछली जिंदगी में उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव किया था, वायलेंस के साथ।
तो इससे पहले कि वो उसे फिर से गुलाम बनाए, वो अभी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। ये एथिक्स के बारे में नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है। उसने एक हमला किया, लेकिन उससे बस उस बंदे की पैंट फट गई। नाइट घबरा गया और बच्चा बोला, शर्म की बात है, मैंने इसे पूरा नहीं काटा। वो इस कमीने की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने पिछली जिंदगी में उसे परेशान किया था। वो बंदा गुस्से में चला गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि भले ही उसने मसल खो दी हो, लेकिन उसे अभी भी वो हर एक चीज याद है जो उसने पिछले 10 सालों में सीखी थी। और इसके साथ प्रोटैगनिस्ट आखिरकार राजा के आमने सामने आता है। पैंट फाड़ दी नाइट की। भाई का एम थोड़ा चूक गया, वरना आज तो नाइट का जेंडर ही चेंज हो जाता। और वहां कांग हानसू उस दुनिया की रॉयल्टी के ठीक सामने था। ताज पहने हुए उस बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा सांता क्लॉज जैसा मजाकिया था। कांग हानसू उस बंदे का मजाक भी उड़ाता है कि उसका एक्सप्रेशन डंपलिंग जैसा था। अफवाहें थीं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी जवानी में सारी जंगों में गया था, लेकिन अब वो एकदम सॉफ्टी बन गया था। वहां बहुत से लोग हीरो निम को गंदे चेहरों से घूर रहे थे, जैसे उसे नफरत करते हों। सोल्जर ने फिर कांग हानसू को बताया कि वो रॉयल्टी के सामने है। ये बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार लड़के ने इज्जत से मैजेस्टी को ग्रीट किया। अब हीरो निम को फ्यूचर पहले ही पता था, और उसे उस डंपलिंग मैन का अच्छा पहलू देखने की जरूरत नहीं थी, जो कुछ ही पलों बाद मारा जाएगा। लड़के को इंस्ट्रक्टर की कुछ यादें ताजा हुईं, जो उसे झुकने को कह रही थी और कह रही थी कि वो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उत्सुक थी। गुस्से में दिखते हुए कांग हानसू ने मान लिया कि उस दिन का थीम मॉडेस्टी था। वो एक समुद्र बन जाएगा और जगह के सारे अनोइंग लोगों को डुबा देगा। उसने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये कहते हुए कि वो राजा की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार है। वो सारे लोग इम्प्रेस थे ये देखकर कि बच्चा कितना पोलाइट था और वो फैंसी रूल्स को कितने अच्छे से समझता था, जो लोगों की उम्मीद से बिल्कुल ऑपोजिट था। सबको उल्लू बना दिया। मॉडेस्टी का नाटक कर रहा है, पर मन में तो सबको डुबाने का प्लान बना रहा है। फैंटेसी दुनिया में 10 साल के साथ उसने नफरत की ताकत से ये सीखा था, क्योंकि उसे लोकल कल्चर से फेमिलियर होना पड़ा था। राजा सांता क्लॉज जल्द ही वहां मौजूद छोटी लड़की को घूरने लगा, और फिर उसने लैनोएल की तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा काम किया, जिससे वो पूरी तरह शुक्रगुजार हो गई। इसके बाद उसने हीरो निम से पूछा कि क्या वो उसकी एबिलिटीज देख सकता है। स्टेटस चेक करने पर कांग हानसू को एहसास हुआ कि सब कुछ पहली बार जैसा ही था। वो पर्पल पैनल उसकी सारी सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था। अगर लड़का किसी एक्शन को कई बार रिपीट करता, तो वो एक स्किल बन जाता जिसे बेटर एफिशिएंसी के लिए एनहांस किया जा सकता था। और उस वक्त उसका रैंक ए था, लेकिन उसकी विगर और असैसिनेशन चेंज हो गए थे, जो लेवल एफ पर थे। ये स्वॉर्ड किंग एलेक्स के करेज टेस्ट की वजह से हुआ था। ये जानकारी मिलने पर कांग हैंसू थोड़ा दुखी लगा। उसका लेवल और यहाँ तक कि उसकी स्किल्स भी शुरुआत पर रीसेट हो गई थी। राजा को ये दिखाने के बाद कि उसका जॉब रैंक 1 हीरो था, लड़के से सेवियर की डिटेल्स के बारे में बात करने को कहा गया, अगर उसे पता हो। उसने फिर जवाब दिया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 500% का एक्सपीरियंस बोनस था। ये सुनकर राजा इस अब्सर्डली हाई परसेंटेज से पूरी तरह हैरान रह गया। चाहे एक दशक पहले हो या उस पल, ये एक बहुत लाउड रिएक्शन था और ये अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि टैलेंट चाहे जो भी हो, कांग हैंसू दूसरे लोगों के मुकाबले 5 गुना तेजी से ग्रो कर सकता था। 500% एक्सपी बोनस, भाई के पास तो गेम का चीट कोड है। राजा की आंखें बाहर आ गई सुन के। अगर वो 1 घंटे के लिए कुछ भी करता तो वो 5 गुना के बराबर होता। कि ये लेजेंडरी हीरो निम की चीटिंग एबिलिटी थी। वहां मौजूद हर कोई कांग हैंसू के एक्सट्रीमली हाई एक्सपीरियंस बोनस से पूरी तरह इंप्रेस था। अचानक राजा ने चुने हुए हीरो निम का नाम चिल्लाया। वो कहने लगा कि क्राइसिस उस देश पर कब्जा कर रहा था और कुछ डीमंस को मारने के बाद लड़के को एक मुश्किल मिशन पूरा करना होगा, जो कि फियर्ड डीमन किंग पेडोनार को हराना था। लड़के को इस मिशन को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं थी और वो इसके बदले पैसे चाहता था, पर जल्द ही उन ख्यालों पर पछताया, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी चीजें थीं। बिना डीमन किंग के भी उस देश की समस्याएं बहुत थीं, और वो मोनार्क एक सच्चा सॉफ्टी था जो बिना कुछ किए बस दूसरी चीजों को समस्याओं के लिए ब्लेम करता था। कांग हैंसू ने गहरी सांस ली और मॉडेस्ट होने के बारे में सोचा, क्योंकि वो अब ग्रेस का एक समुंदर था जो ऐसी समझदार राय व्यक्त करने में असमर्थ था। तो उसने मैजेस्टी से पूछा कि ऐसा मिशन पूरा करने के लिए उसे कितना सपोर्ट मिलेगा। राजा सैंटा इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज था, और उसने जवाब दिया कि बस लड़के को उस दुनिया से मानवता को बचाने के लिए समन करना ही सबसे बड़ा सपोर्ट था जो वो दे सकते थे। कांग हैंसू ये सुनकर हिलने लगा, जिसने बूढ़े आदमी को गुस्सा दिला दिया। उसने जल्दी से इन्फॉर्म किया कि वो मिशन को मना कर देगा और उन लोगों को उन्हें बचाने के लिए कोई दूसरा हीरो ढूंढ लेना चाहिए। इसने वहां मौजूद हर किसी को पूरी तरह हैरान और मुंह खुला छोड़ दिया, राजा सहित। भाई ने मूत दिया तेरे मिशन पे, सीधा बोल दिया अपना हीरो कहीं और ढूंढ लो। राजा का रिएक्शन देखने लायक था। उस देश का क्राइसिस डेफिनेटली लड़के की चिंता नहीं थी। एक सच्चे हीरो के प्रति उन लोगों का ऐसा रवैया गलत था, क्योंकि उन्हें घुटने टेक कर भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो अनोइंग हो रहे थे।
इन तर्कों के आधार पर कांग हैंसू उस बूढ़े रेम केक का ध्यान खींचता है और वो दावा करता है कि वो उस मीडियोकर देश का नेचुरल सिटीजन नहीं है। वो बंदा कांग हैंसू के मैजेस्टी से बात करने के तरीके से बहुत गुस्सा हो जाता है। लड़का फिर उस आदमी के माथे की तरफ एक शार्प ऑब्जेक्ट फेंकता है। लानूवेल आंखें फाड़े और काफी नर्वस होकर ये सीन देख रही थी, जबकि लड़का शांत लग रहा था। कांग हैंसू आदमी को पास्ट की तरह पियर्स नहीं कर सका और उसे अपना दिल कठोर करके फिर सीधा उसकी आंख पर निशाना लगाना चाहिए था। सोल्जर्स ये देखकर कि लड़का एक जबरदस्त थ्रेट था, जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ दौड़ने लगे। ये महसूस करते हुए हीरो निम एक मजाकिया एक्सप्रेशन के साथ सबॉर्डिनेट्स को उकसाता है। ऐसे गुरिल्लाज ने सोचा कि वो लड़का एक जबरदस्त पागल था। अगर राजा मर गया तो राजकुमार उसकी जगह ले लेगा, और अगर वो भी गुजर गया तो निश्चित रूप से प्रिंसेस सिंहासन संभाल लेगी, और अगर कोई नहीं हुआ तो एक दूर का रिश्तेदार शायद कदम रखेगा। सोल्जर लड़के के करीब और करीब आ रहा था, जबकि वो ये जस्टिफिकेशंस दे रहा था। कुछ ही पलों में एक भाला उसके गले पर अच्छी तरह से पोजीशन हो चुका था। लेकिन अगर हीरो मर गया तो ये सवाल होगा कि उसकी जगह कौन लेगा। डीमन किंग का गला बिना किसी हीरोइक सेवियर के कैसे काटेंगे, ये एक मिस्ट्री थी। लड़के के लिए उन जंगलियों के साथ मॉडेस्टली पेश आने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो सूअर थे जो अकेले छोड़ने पर वापस रेंगते थे। लड़के को बिना सपोर्ट के छोड़ना ऐसा था जैसे कोई शिकार में कुत्ते को कहीं फेंक दे और उससे खुद का बचाव करने की उम्मीद करे। ये डीमन किंग की तुलना में दिखाता है कि कैसे उसने कभी उसे खाली हाथ न छोड़ने के लिए खुद को इस कॉन्शियस नाइट दिखाया था। हर बार जब कांग हैंसू ने अपने सबॉर्डिनेट्स में से एक को हराया, उसे रिवॉर्ड दिया गया, और कभी कभी इतने रिवॉर्ड्स दिए जाते थे कि वो समस्या बन जाते थे। लड़का किसी बड़ी मिसकैलकुलेशन की वजह से हीरो बन गया था, लेकिन ये लोग उसे कभी नहीं मार सकते थे, और भले ही उसमें एक निश्चित जोखिम था, वो उस फैंटेसी दुनिया के कोलैप्स होने की चिंता नहीं करेगा। अगर वो वहां मर गया तो आफ्टर लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इन सब में एक कैच था। मैजेस्टी को इन सभी तथ्यों के संबंध में कुछ कहना चाहिए था, लेकिन उसने केवल हीरो को समझाया कि उसने उसे अपने देश की रक्षा के लिए समन किया था। उसने आदेश दिया था कि विभिन्न प्रकार के मैजिकल कैटलिस्ट्स खरीदे जाएं, और लानूवेल को भी निर्देश दिया कि उसे उस दुनिया में बुलाए। लेकिन लड़का राजा के महान बलिदानों से निश्चिंत लग रहा था। वो फिर ये कहते हुए काफी नर्वस हो गया कि लड़का उस किंगडम का था। उस ठीक पल में दोनों ने एक्सट्रीम नर्वसनेस की वजह से आपा खो दिया। लड़के ने यह समझाने के लिए एक कहावत का भी इस्तेमाल किया कि वो किंगडम की संपत्ति नहीं था, जैसे कि मछुआरे द्वारा पकड़ी गई मछली नहीं होती है। उसके बाद वो राजा और उसके किंगडम को बहुत दुर्भावनापूर्ण तरीके से धमकाता है। ये उस बूढ़े आदमी को उसके सैंटा चेहरे के साथ बहुत गुस्सा दिला देता है। वो औरत भी ढीठ लड़के द्वारा किए गए शब्दों और धमकियों से बहुत गुस्सा लग रही थी। किंगडम की आबादी ये सब देखते हुए काफी निराशाजनक एक्सप्रेशन व्यक्त कर रही थी। अचानक कांग हैंसू अपनी इंडेक्स फिंगर उठाता है। वो फिर इन्फॉर्म करता है कि वो एक ऐसे देश जाएगा जो हीरो के साथ उचित व्यवहार करेगा, क्योंकि उसे रोकने की कोशिश करना बेकार था, क्योंकि वो एक उंगली भी नहीं उठाएगा। जिस पर सच्चाई सामने आई, सबको पता चल जाएगा कि मोनार्क ने मानवता की उम्मीद को दबा दिया, जिससे पूरा किंगडम अपने अंत की ओर ले गया, और इसमें स्टूपिड राजा के सभी समर्थक भी शामिल थे। भाई ने धमकी दे दी, मैं चला दूसरे देश, तुम लोग मरो यहाँ। किंग की हवा टाइट हो गई कि अब सबको पता चल जाएगा कि वो कितना निकम्मा है। कांग हान-सू के अनुसार लड़के की इस घोषणा ने वहां मौजूद हर किसी को उसके शब्दों के प्रभाव के कारण डम्बफाउंडेड छोड़ दिया। राजा शर्म से मारा जा रहा था, काफी पछतावा दिख रहा था। फिर उसने हीरो नेम से पूछने का फैसला किया कि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और अपने किंगडम को बचाने के लिए उसे किस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। कांग हान-सू ये सुनकर एक स्लाइस स्माइल देते हुए खुश हो जाता है। लड़का फिर विभिन्न चीजों की मांग करता है, जैसे हाईएस्ट क्वालिटी फूड और रूम सर्विस, जिसे राजा काफी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो केवल इन सभी अननेसेसरी लग्जरीज को चाहने की पुष्टि करता है, जिससे सांता क्लॉज राजा डम्बफाउंडेड एक्सप्रेशन के साथ रह जाता है, इन सिली रिक्वेस्ट पर विश्वास करने में असमर्थ। अचानक कांग हान-सू इन्फॉर्म करता है कि उसे एक और चीज पूछनी है। वो तुरंत पैसे देखना चाहता था। ऐसी मांग बूढ़े आदमी को और भी गुस्सा दिला देती है, एक डिसबिलीविंग एक्सप्रेशन के साथ। असली बात पे आया ना ब्लॉन्डा, खाना पीना तो बहाना था, असली मकसद तो रोकड़ा था। एक आरपीजी जो पहले ही पूरा हो चुका है, बोरिंग होना तय है, और इस प्रकार प्रोटैगनिस्ट फ्लावरी पाथ पर चलने के लिए एक चीट कोड का उपयोग करेगा। कुछ पलों के बाद हम सांता क्लॉज राजा के भव्य महल में लौटते हैं। इंस्ट्रक्टर ये जानकर निराश थी कि लड़के ने एक और घटना को अंजाम दिया था, और इस निराशा को समझाने के लिए एक कहावत का उपयोग करती है। हमेशा की तरह राजा, जिसने उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया था, और चीज़ों की मांग करता रहेगा, और इस कारण से लड़के का बैकपैक उसके लालच के कारण सड़ जाएगा। इस प्रकार अगर वो जीत भी गया तो उसे एक सिग्निफिकेंट लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर उसके पास और समय होता तो वो हस्तक्षेप करती, लेकिन छात्रों की भारी संख्या उसे उन सभी पलों के दौरान व्यस्त रख रही थी।
मिल मालिक ने सोचा कि उसका प्रोडक्शन हमेशा उसके पक्ष में बढ़ेगा, लेकिन कांग हानशू लोगों का हीरो बनने के लिए अकेला उम्मीदवार नहीं था। पहले से ही कई छात्र थे जो ग्रेजुएट हो चुके थे। सभी हीरोज जो अर्थ पर सुरक्षित लौट आए थे, जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करते हुए खुशी से रह रहे थे। उस लड़के को डेफिनेटली और कोशिश करने की जरूरत थी। इंस्ट्रक्टर के अनुसार कांग हानसू जल्द ही महिला द्वारा उपयोग की गई कहावत के बारे में सोचने लगा, और ये कि वो उस फैंटेसी दुनिया में जाने वाला अकेला इंसान नहीं था। इसका मतलब था कि वो 8th ग्रेड सिंड्रोम वाले छात्रों को सच्चे हीरोज बनने के लिए ट्रेन करने के तरीके के रूप में उपयोग कर रहे थे। एक डायमेंशनल स्केल पर एजुकेशनल फैसिलिटी जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाई गई थी, इतनी स्टूपिड थी कि लड़के का रियलिटी का सेंस साथ नहीं दे सका। अचानक कोई ये पूछते हुए पहुंचा कि क्या कोई चीज हीरोनिम को परेशान कर रही है। ये लानुवेल थी, जो लड़के की स्थिति के बारे में काफी चिंतित लग रही थी, लेकिन कांग हानसू किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान देता दिखा। फिर लड़का भड़क गया, लड़की को तकिए से मारते हुए उससे उस तरह बात ना करने के लिए कहा। वो एक दिन पहले से उससे चिपकी हुई थी और सिर्फ सोने के समय ही गई थी। अगर ये पास्ट में होता तो उसका दिल तेजी से धड़कता, लेकिन मॉरल लेसन्स पहले ही काफी हो चुके थे। तकिया फेंक के मारा, दूर रह मुझसे चिपकू। पहले दिल धड़कता था, अब बस गुस्सा आता है। सख्त लौंडा कन्फर्म्ड। कांग हामसू ने फिर अपनी चिंता व्यक्त की। लानोवेल से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वो उस दुनिया में अकेला समन्ड हीरो था। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वो डीमन किंग को हराने के लिए यात्रा करने वाले छात्रों की भारी संख्या के कारण चिंतित थी, लेकिन उस दुनिया में अकेला वो लड़का था। इसने प्रोटैगनिस्ट को पैरेलल वर्ल्ड्स के संभाव्य अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद छात्रों की संख्या के संबंध में और भी आइडेंटिकल फैंटेसी प्लैनेट्स थे, बिल्कुल एक ऑफलाइन आरपीजी की तरह जिसे अकेला आनंद लिया जा सकता था। इसने सब कुछ और भी एब्सर्ड बना दिया, लेकिन लड़के ने अभी के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके अर्थ पर लौटने के बारे में सोचना था। ग्रेजुएट्स वापस लौट आए थे और खुशी से रह रहे थे। उन्हें भी ऐसा करने से रोकने वाले कोई नियम नहीं थे। इसके आधार पर कांग हानसू ने लानुवेल को अपने पीछे आने के लिए कहा। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इतनी समस्याओं के बीच आखिरकार उसे ढेर सारी मदद मिली, और इसका उपयोग बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से किया जाना था। हीरो को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए नेशनल ट्रेजर खोलने से पहले राजा ने इन्फॉर्म किया कि एक शर्त थी। लानुवेल को कांग हानसू को दिए गए सारे पैसों का प्रबंधन करना होगा। उसने केवल नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस छोटे रेन केक जैसा ही काम करेगा। सारे पैसे प्राप्त करने के बाद दोस्तों की जोड़ी ने किंगडम के चारों ओर सैर करने का फैसला किया। अचानक लानुवेल ने बड़े उत्साह के साथ हीरोनिम को पुकारा, ये पूछते हुए कि क्या वो उस मैजिकल ऑर्ब को खरीद सकती है जो उसका सपना था। कांग हानसू को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने सारे पैसों की देखभाल के लिए गलत व्यक्ति को चुना था। उस चीज की कीमत बहुत ज्यादा थी। चूंकि वो पैसे उसके नहीं थे, लड़के ने लड़की को इसे खरीदने की अनुमति दे दी, जिससे वो बहुत खुश हो गई। दरअसल वो जगह किंगडम का ट्रेडिंग सेंटर था। सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स वहां पहुंचते थे, लेकिन हाई फीस के कारण कीमतें आसमान छू रही थी। उन सभी में एक्सेसरीज जिनके नाम में मैजिकल शब्द था वो सबसे महंगे थे। ये सेल्स मेथोडोलॉजी व्यवहारिक रूप से अर्थ पर वैसी ही थी, जब हाईटेक प्रोडक्ट्स अन्य की तुलना में अधिक आसानी से बेचे जाते थे। अचानक लानुवेल पहुंची, ये इन्फॉर्म करते हुए कि उसने मैजिकल ऑर्ब खरीद लिया, जबकि कांग हानसू ये सब तर्क कर रहा था। लड़की बहुत खुश थी, अपनी इच्छित एक्सेसरी दिखा रही थी। हीरोनिम ने जल्द ही गौर किया कि बहुत से लोग वहां उस बेहद महंगे ऑब्जेक्ट को घूर रहे थे। इसके साथ ही उसने लानुवेल को जल्दी से अपने पीछे आने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। छुपा लो इसको, नजर लग जाएगी। महंगी चीज देखकर चोरों की आंखें चमक गई हैं। निकलो यहां से जल्दी, वरना लूट लिए जाओगे। पहली बार कांग हानसू बहुत ही भड़कीले स्कूल यूनिफॉर्म में इधर उधर घूम रहा था, और वही गलती दोबारा नहीं करेगा। इन सब के बाद दोनों दोस्त एक काफी कूल क्लोथिंग स्टोर में दाखिल हुए। कांग हानसू एक नया आउटफिट ट्राई करने के बाद फिटिंग रूम से बाहर आ रहा था। उसे देखकर लानुवेल ने काफी इंप्रेस्ड लुक व्यक्त किया, यहां तक कि उसके सामने जो देखा उसका वर्णन करने के लिए निशब्द रह गई। वो आउटफिट सच में प्रोटैगनिस्ट पर बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की के अनुसार उसने उसे अपनी चापलूसी ना करने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि वो भयानक लग रहा है। लड़के के अनुसार ये सब सिर्फ इसीलिए कि सभी जगहों पर आराम से खरीदारी की जा सके। दरअसल सड़क पर सभी लोग उसके आउटफिट से इंप्रेस थे, ये सोचते हुए कि वो एक बहुत अमीर नोबल है। बिल्कुल प्लान के मुताबिक प्लीबियंस अब एक बूर्जवा के साथ मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, अगर लानुवेल कांपना और उसे परेशान करना बंद ना कर दे। वो जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लड़की जल्दी से लड़के से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा होगा, और क्या सच में वहां उसकी पहली बार थी, क्योंकि वो किसी फेमस स्टोर में नहीं गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़का जवाब देता है कि वो किंगडम के ब्लैक मार्केट में जाना चाहता है। ऐसी प्यारी लड़की ये सुनकर हीरो नेम्स की इल्लीगल ऑक्शंस में भाग लेने की इच्छा से दंग रह जाती है। कांग हानसू उल्लेख करता है कि उसने वो मैजिकल ऑर्ब खरीदा, जो कि अपनी इच्छा से इल्लीगल भी था। उसने केवल खरीद की अनुमति दी, लेकिन ये लड़की थी जिसने वास्तव में इसे बनाया और अपने पैसों से भुगतान किया। प्रोटैगनिस्ट इन सब के साथ ये बताना चाहता था कि वो इल्लीगल एक्ट्स में अकम्प्लिसेस से कम नहीं थे।
रिवर्स यूनो कार्ड। तूने जो खरीदा वो भी इल्लीगल था। तू भी मेरे साथ मिली हुई है अब। लानोवेल को भी लपेट लिया क्राइम में। ऐसी बातें सुनने के बाद लड़की थोड़ी दुखी लगती है, एक पिटिफुल एक्सप्रेशन निकालते हुए। लेकिन वो जल्द ही ब्लैक मार्केट जाने के लिए उत्साहपूर्वक सहमत हो जाती है, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस में मदद करेगा, क्योंकि डेडली पॉइजन का उपयोग मेडिसिन में भी किया जाता है। कांग हांसू फिर अपने दोस्त को चुपचाप अपने पीछे आने का आदेश देता है और उससे पूछा जाता है कि वो ऐसी इल्लीगल जगह कैसे ढूंढेगा। वहां बरसों रहने के बावजूद उसने केवल लोकेशंस के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, क्योंकि इल्लीगल मर्चेंट्स अथॉरिटीज से बचने के लिए हर समय बदलते रहते हैं। लेकिन एक नॉविस हीरो का एक नेटिव से ज्यादा इसके बारे में जानना काफी संदिग्ध था। इन तथ्यों के मद्देनजर कांग हांसू लानोवेल से पूछता है कि वो कौन था। एक तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करना। एक सेवियर केवल उस टाइटल को रखता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी से अलग होता है। अगर वो केवल अपने बोनस के साथ डीमन किंग को हरा सकता था, तो फेरीज और ड्रैगन्स भी शायद ये कर सकते थे। एक हीरो का सच्चा मूल्य जो ऐसे दुश्मन को हराएगा, केवल स्किल्स में प्रदर्शित नहीं होता है। कांग हांसू के अनुसार सेवियर निम से इन स्पष्टीकरणों के बाद लानोवेल इन्फॉर्म करती है कि वो बिल्कुल सब कुछ समझती है।